गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज 2024 का प्रथम दिन है। मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूं, सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं लोग, और खुशियां बांटना चाहता हूं क्योंकि ज्ञान की कुछ बातें जो मैं पढ़ा हूं, ज्ञान की कुछ बातें देता हूं ताकि उसके जीवन काल में कुछ परिवर्तन ला सके। इंसान हमेशा ज्ञान का भूखा होता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ता है और बार बार भूलने की भी इसको आदत होती है। लेकिन ये यूट्यूब ने जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर आकर मैंने बहुत सी ज्ञान की बात को रखता हूं और यूट्यूब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, और प्लेटफॉर्म को भी यूट्यूब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उस पर जितने भी जनता काम कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से आज प्रथम वर्ष का शुभकामना, धन्यवाद, मुबारक और नमस्ते। जय श्री राम। अब मैं अपना कंटेंट्स जो चालू करता हूं, पहला भारतीय संपदों में जो विकृतीकरण किया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद थेलेस थ्योरम का ये 11वां 11 है, एक्सरसाइज नंबर 11 को बताऊंगा। उसके बाद भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं में तिथियों में जो हेरा फेरी अंग्रेजों ने कर दिया है, अपने को सुपरमैसी दिखाने के लिए किया है, उस हेरा फेरी को मैं कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। और फिर अंग्रेजों द्वारा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया गया था, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। इन्हीं बातों के साथ कुछ और मेडिकल के बारे में भी बताऊंगा कि लोगों को जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या चीज नहीं खाएं और कोलेस्ट्रॉल क्या चीज से बढ़ता है, कुछ ज्ञान मैं भी पढ़कर हासिल किया हूं, जिसके चलते मैं बताऊंगा। पहले ही बता देता हूं कि कोलेस्ट्रॉल कौन कौन सी पदार्थों में है, कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे इग्नोर करिएगा। तो जितना जानवर से चीज मिलता है, जानवरों से जितना चीज मिलता है सभी चीजों में कोलेस्ट्रॉल है, बाकी किसी भी चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, गाय जानवर से मिलता है, उसका मीट में जैसे मुर्गा, मुर्गी, अंडा, ये सब जितना जो जानवर से प्राप्त होता है, पक्षी से प्राप्त होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए उस सबको आप वर्जित करिए ताकि, और बाकी किसी चीज में, प्रकृति का कोई चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। ये थोड़ी सी जानकारी मैं दे दिया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या क्या चीज में है। तो मैं आज बता दूं, जितना मुझे ज्ञान हासिल हुआ है पढ़ करके या कहीं से सुन करके, कि कोलेस्ट्रॉल जानवर से पदार्थों में होता है, बाकी किसी चीज में प्रकृति ने कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाया है। मीट, मछली जो भी आप खाते हैं, ये सब में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, इसलिए सबको वर्जित करिए और कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पाइए। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं भारतीय संपदा में विकृतीकरण। प्राचीन संपदों में अपनी कल्पित काल गणना को सही सिद्ध करने की दृष्टि से पाश्चात्य इतिहासकारों ने भारतीय संपदों को पूरी तरह से नकार कर उन्हें महत्वहीन तो बताया ही, साथ ही प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न संपदों को अप्रमाणित सिद्ध करने के लिए उसमें तरह तरह से गड़बड़ियां भी की। इसके लिए उन्होंने 3 मार्ग अपनाए, जैसे प्राचीन संपदों में युधिष्ठिर, कलि, सप्तर्षि और शूद्रक के संपदों में अप्रमाणित मानकर इनका कहीं भी प्रयोग न करके इन्हें नकार दिया, जबकि प्राचीन काल में भारत से इनका प्रयोग सभी कार्यों में किया जाता रहा था। दूसरा, प्राचीन संपदों में से माल
माल मालोगन और शंखपति काल और श्रीहर्ष संपदों की व्याख्या अपने ढंग से करके इन्हें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। तीसरा, गुप्त बल्लवी तथा गुप्त विक्रमी और मालवगन और शालिवाहन तथा शक संपदों का नाम बदलकर एक दूसरे के संपदों में मिलाकर नई विकृतियां को जन्म दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संपदों में की गई गड़बड़ियों के कारण भारतीय काल गणना में बहुत बड़ी मात्रा में बिगड़ तो आया ही, साथ ही बिगाड़ तो आया ही, साथ ही इनके कारण अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां भी पैदा हो गई। उक्त संपदों के अतिरिक्त भी भारत में पारद संबद्ध, कैचूरी संबद्ध, भोज संबद्ध, गंगेय संबद्ध आदि छोटे छोटे अन्य उनके संबद्ध रहे हैं। आचार्य रामदेव ने ऐसे 43 संबद्धों की सूची दी है जिनका प्रयोग क्षेत्रीय स्तरों पर किया जाता था। भारतीय इतिहास का तृतीय खंड प्रथम भाग पृष्ठ संख्या 14 से 16 तक में इन सभी संबद्धों के साथ अनेक ऐतिहासिक व्यक्तिगत घटनाएं या परंपराएं जुड़ी हुई है। यदि इनका ठीक प्रकार से अध्ययन करके भारत का इतिहास लिखा जाता तो बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घुंडियां खुल जाती और विभिन्न ऐसी भ्रांतियां का निर्माण ही न होता जिनके लिए पाश्चात्य विद्वानों को बहुत सी मिथ्या कहानियां की कल्पना करनी पड़ी तथा जिनके कारण पूरा इतिहास ही बिगड़ गया। यह ठीक है कि थोड़ी बहुत अस्पष्टता इन संबंधों में रही होगी, किंतु ज्यादा गड़बड़ियां तो पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कुछ तो स्थिति के अज्ञानता और अस्पष्टता के कारण और कुछ जानबूझकर पैदा की गई ताकि इन्हें अप्रमाणिक बनाया जा सके। अब पुरातात्विक सामग्री के निष्कर्ष प्राचीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख आधार किसी भी स्थान विशेष के उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक सामग्री जैसे ताम्र, अन्य प्रकार के अभिलेख, सिक्के, मोहरे, प्राचीन नगरों, किलों, मकानों, मृदंडों और मंदिरों, मूर्तियों, स्तंभों आदि का अवशेष माना जाता है। और आगे मैं बताऊंगा कि कितनी बड़ी गलती अंग्रेजों ने संपदों में इतना गलती कर दी। माना कि कुछ उसमें गलतियां होगी, लेकिन संपूर्ण को नकार देना अच्छी बात नहीं थी। इन सब फिर हम आगे इसके बारे में और बताएंगे और नोट्स तैयार करेंगे तो और बताएंगे कि कितना संपदों में विकृतीकरण किया जिसके कारण माना ही नहीं, इसको कपोल कल्पित मान लिया और अपना बड़प्पन के लिए अपना इतिहास लिखना चालू कर दिया जिसकी कोई इतिहास पहले से था ही नहीं। तो आप अपने इतिहास लिखिएगा कहां से ये इतिहास आवेगा आपका। इसलिए अब हम सेकंड चैप्टर थेलेस थ्योरम का 11 में चलते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी समानांतर बी एंड बी डी समानांतर ए, प्रूव दैट बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीएफ इनटू एसी। तो इन त्रिभुज ए बी समानांतर डी, इसलिए सी डी बटा डी बराबर सी बटा ए बी, सी डी बटा डी इक्वल टू सी बटा ए बी। अब फिर सी डी ई में डीबी समानांतर है सीईएफ, इसलिए सीएफ बटा एफ डी बराबर सी बटा ईबी, सी बटा ईबी। ठीक है, दोनों में कॉमन ये हो गया, ये दोनों में कॉमन हो गया, इसलिए सी डी बटा डी बराबर सी एफ बटा एफ डी, सी डी बटा डी बराबर सी एफ बटा एफ डी। और दोनों को उलट दी तो डी बटा सी डी बराबर एफ डी बटा सी एफ। अब दोनों में 1 जोड़ दी तो जोड़ने से लघुत्तम डी बटा सी डी बराबर एफ डी बटा इतना हो गया, इसलिए एसी डी एफ प्लस सी डी बराबर एसी हो गया। और डीसी एफ डी प्लस सी डी एफ बराबर डीसी हो गया, इसलिए डीसी 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 स्क्वायर और ए सीएफ इनटू एसी हो गया प्रूफ। इस प्रकार बड़ा ही आराम तरीके से ये प्रूफ होता है, इसमें कोई दिमाग की उतना आवश्यकता नहीं है। 2 बार थेलेस थ्योरम मैंने लगाया है, ये बता दिया कि भाई थेलेस थ्योरम से ऐसा होता है और ये बड़ा ही आराम तरीके से एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 10th क्लास का एग्जामिनेशन के।
अब तीसरा आता है भारतीय इतिहास की घटना तिथियों में हेरा फेरी जो किया गया है। तो आज मैं जो तिथियों में हेरा फेरी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चल रहा है, तो उसके बाद हम साहित्यिक में चलेंगे। कहते हैं भारतीय इतिहास के आधुनिक रूप में लेखन करने वाले पाश्चात्य विद्वानों ने इतिहास लिखते समय भारतीय वाङ्मय के स्थान पर भारत के संबंध में विदेशी द्वारा लिखे गए ग्रंथों को मुख्य रूप से आधार बनाया है। ऐसा करने में उन्होंने अपने लेखन क्षेत्र के आधार पर सीमित करके उसे एकांकित बना लिया और भारतीय ग्रंथों को उन्होंने या तो पढ़ा ही नहीं, यदि पढ़ा भी तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और गहराई में जाए बिना ही उन्हें अप्रमाणिक की कोटि में डाल दिया। इसी कारण भारत के ऐतिहासिक घटनाओं के तिथियों में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हो गई। उन भ्रांतियों को निराकरण के लिए अर्थात अपने असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए उन लोगों ने जबरन नई नई विचित्र कल्पनाएं करनी पड़ी, जो स्थिति को सही तौर पर निदान प्रस्तुत करने के स्थान पर उसे और अधिक उलझाने में सहायक हुई। माने हमारी चीज को गलती करने के चक्कर में बहुत सारे उलझते चले गए। भारत के ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियां, भारत की ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियां अशुद्धता मुख्यतः विटनिर्ज जैसे पाश्चात्य लेखकों के स्पष्ट रूप से यह मान लेने पर कि भारत के इतिहास के संदर्भ में भारतीयों द्वारा बताई गई तिथियां की तुलना में चीनियों द्वारा बताई गई तिथियों आश्चर्यजनक रूप से उपयुक्त एवं विश्वसनीय है। अर्थात भारतीय आधारों को निरादर करके इसके स्थान पर चीन, यूनान आदि देशों के लेखकों द्वारा भारत के संदर्भ में लिखे गए ग्रंथों में उल्लेखित अप्रमाणिक तिथियों को अपनाने से आई है। इसी कारण जोन्स आदि भारत के ऐतिहासिक तिथि क्रम में ऐसा कोई तिथि नहीं मिली जिसके आधार पर भारत के प्राचीन इतिहास की तिथि क्रम का निर्धारण कर पाते। मैंने हमारा जो इतिहास जो भारतीय लोग को नहीं मानकर चीनी और यूनान को ही मान रहे हैं और उसी को सही मान रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारतीय पुराण में उल्लेखित ठोस तिथि क्रम में होते हुए भी जोन्स ने यूनानी साहित्य के आधार पर 327 ईस्वी पूर्व सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जीवित मानकर 320 ईस्वी पूर्व उसके राज्यारोहण की कल्पना कर डाली और इसी तिथि को आधार बनाकर भारत का एक ऐसा पूरा ऐतिहासिक तिथि क्रम निर्धारित दिया जो भारतीय स्रोतों के आधार पर कहीं टिक नहीं पाती। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि एक देश विशेष के इतिहास लिखते समय विदेशी साहित्य का सहयोग लेना तो उचित माना जा सकता है, किंतु उसके आधार पर उस देश के ऐतिहासिक तिथि क्रम को तैयार करना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। 320 ईस्वी पूर्व के आधार पर भारत के इतिहास का तिथिक्रम का निर्धारण उसके करके और भी भारत के स्रोतों को न केवल नकार कर वरन उसे कपोल कल की तरह अप्रमाणित बताकर पाश्चात्य लेखकों ने भारत के भावी संतति के साथ अन्याय ही नहीं वरन विश्वघात भी किया है। विदेशी आधारों के ऊपर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास की घटनाओं की जो तिथियां निर्धारित की गई उसकी पुष्टि किसी भी भारतीय स्रोत के आधार पर नहीं हो पाती। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। भारतीय इतिहास अधिक से अधिक 3000 से 2500 ईस्वी पूर्व प्रारंभ होता है। वेदों की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। महाभारत अधिक से अधिक 800 ईस्वी पूर्व हुआ था। स्मृतियों का रचना क्रम अधिक से अधिक 200 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। आज तथाकथित शुद्ध ऐतिहासिक परंपरा यदि किसी भी घटना के संबंधित तिथि को गलत हो तो अन्य विवरणों का कोई मूल्य नहीं रह जाता, जबकि भारत का इतिहास पश्चात विद्वानों को एक दो नहीं अनेक स्थानों पर ऐसा किया गया। ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़ मरोड़ प्रस्तुत करने की ही नहीं, उनके अशुद्ध काल निर्धारण करने के कारण अनेक स्थानों पर घटना की श्रृंखलाएं टूट गई और टूटी हुई श्रृंखलाओं को मिलाने के लिए आधुनिक इतिहासकारों को सिर और पैर की विचित्र कल्पनाएं करनी पड़ी, जिससे स्थिति बड़े ही हास्यास्पद बन गई।
या जैसे भारतीय इतिहास का कई लेखक ने भिन्न भिन्न कालों में हुए दो दो और कई तीन तीन कालिदासों की कल्पना करनी पड़ी है। इसी प्रकार विद्वान के दो दो भास्कराचार्य ही नहीं, प्रभाकर भी दो दो मानने पड़े हैं। श्री चंद्रकांत बलिक ने एक शूद्रक की जगह तीन तीन शूद्रक बना दिए। सरस्वती मई 1973 स्व बालकृष्ण दीक्षित ने अपने ग्रंथ में भारतीय ज्योति के पृष्ठ 294 पर दो ग्रामीण हुए माने हैं। यही नहीं, कुछ विद्वानों ने सोनक ऋषि के समकालीन अश्व लायन को बुद्ध का समकालीन और रस लायन बता दिया। इसी प्रकार प्रदोत वंश के संस्थापक अवंती का चंड प्रदोत समझ लिया है। ऐसी कल्पनाओं के फलस्वरूप भारतीय इतिहास में विद्वान भ्रांतियां की लंबी सूची दी जा सकती है। ये भ्रांतियां इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि अशुद्ध और अप्रमाणिक तिथियों के आधार पर लिखा गया किसी देश का इतिहास कितनी मात्रा में विकृत हो जाता है। इस प्रकार की विकृतियां उन्होंने लाई है। और इसके बाद जो मैंने पढ़ के सुनाया है इस किताब से, बड़ा ही इतना मार्मिक है, इतना धूर्तगामी है कि हमारा इतिहास पूरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा किया गया और साथ ही साथ कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी किया। खैर जो भी हो, अब इसको सिद्ध करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। अब हम आगे अंग्रेजों द्वारा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो किया गया था, दरबार लगाया गया था, उस दरबार का कुछ किस्सा मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो बड़ा ही आपको लगेगा कि ये हमारे साथ कितना छल और प्रपंच कर रहे थे। 1 नवंबर 1858 के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत शासन चलाने की विधिवत घोषणा की। विक्टोरिया की ओर से घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा में भारतीय जन कल्याण की बात कही गई तथा उन्हें अनेक सुविधाएं देने की आश्वासन दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के चूल्हे हिला दी थी। अंग्रेज डर गए थे, अब भागने के कगार पर थे, लेकिन हमारा कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं था, जिसके चलते 1857 का विद्रोह सिर्फ विद्रोह बनकर रह गया और अंग्रेज फिर से इस पे अपना उसी तरह मैग्ना कार्टा दिया और अंग्रेज की चूल्हे चुके हिल गई थी और वो भागने के कगार पर थे। लेकिन फिर देखा कि उसमें कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है, जिसके कारण फिर से उसने फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर राज किया। इन्हीं अनेक सुविधाओं को देने का आश्वासन दिया, किंतु यह घोषणा पत्र मात्र कागज पर की गई थी, व्यवहार में नहीं लाया गया था। अंग्रेज के अत्याचार व जातीय भेदभाव की नीति जारी रही और 1919 ईस्वी में यह घोषणा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारतीय शासन का आधारशिला बनी रही। 1858 ईस्वी की घोषणा पत्र जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत में ब्रिटिश के नीति का आधार शिला थी, उनका मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला, भारतीय नरेशों के गोद लेने की पुनः अधिकार प्रदान कर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का परित्याग कर दिया। पहले ऐसा नियम था कि यदि किसी राजा का बेटा नहीं होता था तो आप दूसरे के बेटा को आप गोद नहीं ले सकते थे और उसको अंग्रेज लोग उसका जमीन को हथिया लेते थे, इस चीट कर लेते थे, अपने में हड़प लेते थे, जो लॉर्ड डलहौजी का नीति था। भारतीय नरेशों को विश्वास दिलाया कि भविष्य में उसके सम्राट को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। नई ब्रिटिश शासन नीति के कारण, क्योंकि 1857 में उसे जो चूल्हे हिला दी थी, वो सोच रहे थे यहाँ का सिर्फ माल ले जाए, सोना चांदी ले जाए और यहाँ राज करने का सिर्फ फूट डालो और राज करो के उपाय से वो उपाय करना चाहते थे। नई ब्रिटिश शासन नीति के कारण देशी नरेशों और नवाब को ब्रिटिश
ब्रिटिश के स्वामी भक्त तथा अंग्रेज राज्य के समर्थक बन गए। अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर आधी कर दी तथा तोपखानों पर अंग्रेजों का ही अधिकार रहा। भारतीयों को प्रशासन से भी अंग्रेजों ने दूर रखा। अब इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि भारतीय नरेशों को कैसे उन्होंने अंग्रेजों ने न केवल सेना वरन प्रशासन से भी भारतीयों को दूर रखा। अब प्रशासन के प्रत्येक विभाग में उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जाने लगी। फूट डालो और शासन करो की नीति, अंग्रेजों ने इस नीति का अनुसरण कर भारतीय को एक वर्ग दूसरे वर्ग से, जाति से दूसरे जाति से तथा एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से लड़ा दिया और अपनी इस नीति के अंतर्गत मुसलमानों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से 1905 में बंगाल विभाजन किया। सामाजिक सुधार नीति का त्याग किया। अंग्रेजों का विचार था कि जिनके द्वारा किए गए अनेक सुधार सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह का प्रचार एवं 1857 के विद्रोह में सहायक रहे। अतः अब अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार नीति का त्याग कर दिया। भारतीयों को अलग रखने की नीति, अंग्रेज शासक होने के कारण स्वयं श्रेष्ठ समझने लगे और भारतीयों से घृणा करने लगे और 1858 के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने से दूर रखा। 8वां जमींदारी के प्रति नीति, शिक्षित भारतीयों द्वारा किए गए आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने देशी नरेशों को व जमींदारों को अपनी को मिलाने का प्रयास किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अवध के तालुकदारों को भूमि उनको वापस कर दिया और जमींदारों के हितों की रक्षा की। 9वां शिक्षित भारतीयों के प्रति नीति, 1833 ईस्वी में अंग्रेज शासन चलाने के लिए भारतीय क्लर्कों को तैयार करने के उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया और अपने उद्देश्य में वह सफल भी रहा, किंतु इसका एक अन्य परिणाम यह हुआ कि भारतीय पढ़ लिख कर अंग्रेजों के प्रशासनिक दोषों को विरोध करने लगे और भारतीय अब मांग करने लगे कि ब्रिटिश प्रशासन में उन्हें भी भाग लेने का अधिकार प्रदान किया जाए। अतः अब ब्रिटिश शासन शिक्षित भारतीयों के विरुद्ध हो गया और इस दृष्टि से सरकार ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कमजोर करने के लिए कार्य किए, क्योंकि उनका नेतृत्व शिक्षित भारतीय कर रहे थे। अब अगले दिन हम बताएंगे कुछ और। इतना स्थिति आज इंग्लैंड का 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इंग्लैंड के महारानी के पास भी यह सूचना चला गया था। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। वहां एक महीना काटा इंडिया के प्रति, भारतीयों के प्रति लागू किया, लेकिन क्या ये चापलूस थे? ये चाहते थे कि हम सिर्फ राज्य करें और यहाँ मलाई काटने की। उसी के दरमियान यदि कोई विद्रोह होता था तो कोई आयोग बना बैठा देते थे और भारतीयों को कुछ खुश करने के लिए आयोग में कुछ सुधार की बातें करते थे, जीवन शैली में सुधार की बात करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज बड़ी कूटनीति से भारत पर राज किया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं 1 तारीख को जो आपको जो मैंने शिक्षा दिया, हो सकता है आपको जीवन में कुछ फायदा दे। यदि फायदा दे तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब करिएगा। मैं बार बार कुछ इतिहास की बातें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ मैथ की बातें बताता रहूंगा। मैं कभी भी किसी भी दिन कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बतावें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसमें कुछ और मैं इस थोड़ा बोर्ड के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि बोर्ड के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आज देख रहे हैं इसमें ठीक से चल रहा है। इसलिए
मैं अब देखते हैं कि यहां से यूट्यूब को चला करके दिखाते हैं। यूट्यूब पर यदि चलेगा तो कुछ चला देते हैं। जय श्री राम। अच्छा ये थोड़ा घटा ध्यान से सुनिए। कहा तमोर लाल लगे सुना तमोर गाड़ी साथ से एक लम्हा बीता इस प्रकार हम इसको भी करते हैं और चलाते हैं और देखते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो जमीन में छेद किए बिना देखिए किस प्रकार बार बार कार वॉश पे दोस्तों ये लड़का इस कुत्ते को बोतल मार देता है, पर ये कुत्ता यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये कुत्ता उस बोतल को डस्टबिन में डाल देता है, तो इसकी नजर उस पर्स पर पड़ती है। फिर ये उस पर्स को उठा लेता है। जब ये लड़का अपना जेब चेक करता है तो उसके पास पर्स नहीं होता है। ये पर्स को इधर उधर खोजने लगता है। इधर ये कुत्ता उस लड़के का इंतजार करने लगता है। जब इस लड़के की नजर इस कुत्ते पर पड़ती है तो ये इसके पास आता है और उसके पास से अपना पर्स ले लेता है और उसको मारता है। तो ये कुत्ता यहाँ से भाग जाता है और रोने लगता है। दोस्तों इस कुत्ते के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इस प्रकार कुछ हंसी की बातें भी हो गई और अब मैं इसको समाप्त करता हूँ, बंद करता हूँ। अब बंद करता हूँ। बंद करने का यही नियम है, बंद हो गया। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। हंसी पूर्वक इस साल को बिताइए और आपके जीवन में यह साल खुशियां लाए, अधिक से अधिक खुशियां लाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।